यह कहानी है सपनों के उत्तराखंड की, जहां हर साल लाखों युवा अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। वे अपनी आंखों में एक उम्मीद लेके आते हैं, एक निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था की उम्मीद, जो उनकी सालों की मेहनत का वो फल देगी। यह कहानी है 21 सितंबर 2025 की, जिस दिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग यानी UKSSSA की स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाना था। इस परीक्षा में बैठने वाले हर छात्र को भरोसा था कि यह उनके वर्षों के त्याग और परिश्रम का अंतिम पड़ाव होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके भविष्य की घड़ी सिर्फ 35 मिनट बाद ही रुकने वाली थी। परीक्षा ठीक 11 बजे शुरू हुई। हर तरफ खामोशी और एकाग्रता थी, लेकिन घड़ी की सुई जैसे ही 11:35 पर पहुंची, अचानक पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के 3 पन्ने वायरल हो चुके थे। यह कोई अफवाह नहीं थी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ, जो लंबे समय से इस तरह की धांधलियों पर नजर रख रहा था, ने तुरंत इसकी पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि यह पेपर हरिद्वार के किसी परीक्षा केंद्र से लीक हुआ है। यह खबर आग की तरह फैली और पूरे राज्य के लिए सदमे और आक्रोश का कारण बन गई। जवाब में UKSSSA के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तेलिया ने एक प्रेस वार्ता में स्वीकार किया कि हाँ, पेपर के 3 पन्ने परीक्षा केंद्र से बाहर आए, लेकिन उन्होंने पेपर लीक को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगे हुए थे, जिससे पेपर को आगे फॉरवर्ड करना संभव नहीं था। लेकिन क्या यह सिर्फ 3 पन्ने थे, या यह पूरे तंत्र की पोल खोलने वाली एक चिंगारी थी? आयोग का यह विरोधाभासी बयान एक गहरी विडंबना को उजागर करता है। युवाओं और उनके संगठनों ने इस तर्क को हास्यास्पद बताया, यह कहते हुए कि अगर पेपर का एक हिस्सा बाहर आया है तो यह माना जाना चाहिए कि पूरी परीक्षा तंत्र की गोपनीयता भंग हो चुकी है। यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, यह उस भरोसे का लीक था जो सरकार और उसके संस्थानों पर युवाओं को था। लेकिन यह कहानी सिर्फ 21 सितंबर की नहीं, यह उत्तराखंड के एक दुष्चक्र की कहानी है, जो हर कुछ साल में खुद को दोहराती है। और इस कहानी में एक चेहरा बार बार सामने आता है, नकल माफिया हाकम सिंह रावत का। उसकी कहानी एक अधिकारी के घर में रसोइये के काम से हुई। वहां से उसने धीरे धीरे सत्ता और राजनीति में अपना वर्चस्व बनाया। वह पहले लिवाड़ी गांव का प्रधान बना, फिर उसके बाद जिला पंचायत सदस्य, और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसने एक आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। वह नेताओं और उच्च अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाता और इन संपर्कों का इस्तेमाल अपने अवैध धंधे को चलाने के लिए करता। हाकम सिंह 2021 की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक कराने का मुख्य आरोपी था। इस बार सरकार ने दावा किया कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई कर दी है। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 20 सितंबर को उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ी सफलता का दावा करते हुए हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों 6 विद्यार्थियों से 12 से 15 लाख रुपए लेकर उन्हें परीक्षा में पास करने का झांसा दे रहे थे। अधिकारियों ने तुरंत प्रेस वार्ता कर यह घोषणा की कि इस गिरफ्तारी से परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है कि जिस हाकम सिंह की गिरफ्तारी को सरकार अपनी सफलता बताती थी, उसकी गिरफ्तारी परीक्षा को लीक होने पर रोक नहीं पाई। यह साबित करता है कि हाकम सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे विशाल तंत्र का हिस्सा मात्र है, जहां एक कड़ी टूट जाने से भी दूसरी कड़ी काम करती रहती है। यह घटना सरकार के उस दावे को खोखला साबित करती है कि नकल विरोधी कानून होने के बाद सब कुछ नियंत्रण में है। यह उल्लेखनीय भी है कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी का मुख्य आधार बेरोजगार संघ द्वारा पुलिस को दी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। यह दर्शाता है कि जब सरकारी तंत्र विफल हो जाते हैं तो युवाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक समाधान पेश किया था, एक ऐसा कानून जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया था। इस कानून में सख्त प्रावधान थे कि नकल माफिया को आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। इसके अलावा दोषी छात्रों को 10 साल के लिए किसी भी परीक्षा से बाहर कर देने और उनकी संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान था। इस कानून का उद्देश्य यह विश्वास दिलाना था कि अब कोई भी माफिया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस कड़े कानून के होते हुए भी 21 सितंबर की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा मात्र है। यह एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है कि एक कानून तभी प्रभावी होता है जब उसका सख्ती से पालन किया जाए। नकल माफिया का बेखौफ होकर काम करना और सालों तक जेल से बाहर आकर फिर वही धंधा शुरू कर देना बताता है कि कानूनी प्रावधान सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह गए हैं, जबकि धरातल पर अपराधियों के लिए कोई डर नहीं है। विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य का सबसे बड़ा नकल माफिया जेल
से बाहर आकर तुरंत फिर वही धंधा शुरू कर देता है और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती। इन सभी घटनाओं के बीच एक गहरी त्रासदी है जो अक्सर कैमरे के नजर से ओझल हो जाती है। यह उन लाखों युवाओं की कहानी है जिनके सपने बार बार तोड़े जाते हैं। पेपर लीक सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह युवाओं की मानसिक सेहत पर भी अमिट घाव छोड़ जाता है। एक शोध के अनुसार 60% बेरोजगार युवा मानसिक समस्याओं जैसे तनाव, चिंता और अवसाद से पीड़ित है। वर्षों की तैयारी के बाद जब पेपर रद्द होता है या लीक हो जाता है तो यह उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ देता है। छात्रों को अपने भविष्य के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वे किराए के कमरों में रहते हैं, कोचिंग के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच देते हैं। कुछ छात्र तो 15 लाख रुपए देकर लीक हुआ पेपर को खरीदते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनमें से भी कई लोग फेल हो जाते हैं। यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार एक लॉटरी है जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इस बेबसी और निराशा का चरम तब देखने को मिलता है जब कुछ युवा इस तनाव को सह नहीं पाते और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को तनाव में ढकेल देता है, उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। यह एक ऐसी व्यवस्थागत विफलता है जहां मेहनत की जगह बेईमानी बेहतर माना जाने लगा है। एक बार फिर उत्तराखंड के युवाओं में आक्रोश भड़क उठा। बेरोजगार संघ ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के नए अध्यक्ष राम कंडवाल और हाल ही में संघ से इस्तीफा देकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बनाने वाले बॉबी पवार ने किया। प्रशासन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए देहरादून के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी। यह धारा, जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था, जो 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। यह कदम विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाया गया, जिससे जनता को यह संदेश मिला कि सरकार समस्या को सुलझाने के बजाय उसे दबाने में ज्यादा रुचि रखती है। यह आंदोलन और उस पर होने वाली कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, यह एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। बॉबी पवार जैसे नेताओं को पहले भी जेल और मुकदमा का सामना करना पड़ा है। उनकी रिहाई के बाद आंदोलन कमजोर हो जाता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जहां एक के बाद एक घोटाला होता है। युवा विरोध करते हैं, प्रशासन उन्हें दबाता है और फिर सब कुछ शांत होने के बाद फिर वही चक्र को दोबारा दोहरा दिया जाता है। यह कहानी सिर्फ 21 सितंबर के एक पेपर लीक की नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के टूटे हुए सपनों की है। यह उन लाखों परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी, सिर्फ इसलिए कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन आज उनके भविष्य का रास्ता साफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के जाल से उलझा हुआ है। जब तक बड़े मगरमच्छ पकड़े नहीं जाएंगे, यह धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। क्या यह दुष्चक्र कभी टूटेगा? क्या युवाओं को उनके संवैधानिक अधिकार के तहत नौकरी पाने का मौका मिलेगा? क्या सरकारें वास्तव में नकल माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करेगी या यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? इन सवालों का जवाब आज पूरे उत्तराखंड के युवाओं के आंखों में दिख रहा है, जो अपने हाथों में एक एडमिट कार्ड और एक अनिश्चित भविष्य लेकर खड़े हैं।